चलिए भैया 12th फॉलो जल्दी से आ जाओ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में और ये आपको बेटा हेल्प करेगा बहुत ज्यादा आपकी फर्स्ट टर्म में, हाफ ईयरली में, सेकंड प्री बोर्ड, फर्स्ट प्री बोर्ड, बोर्ड जितनी एग्जाम्स हैं सब जगह पर ये वाला लेक्चर आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के जो दो मेन पिलर्स हैं कौन से फॉर्मूला शीट और इधर लिखा होगा ग्राफ्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे यहीं से आते हैं। भैया बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। सुनो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री ना अपने आप में इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका जो वेटेज है ना बेटा फाइनल्स में वो है 23 मार्क्स का। ये वही मार्क्स होते हैं बेटा जिसको हम पासिंग मार्क्स कहते हैं। मतलब ये कि यदि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो यहां से आपके 23 मार्क्स पूरे आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री की खासियत ये है कि यदि कंसेप्ट आपके स्ट्रांग है तो गलत होने के चांसेस बहुत कम है। कारण क्या है कि इसमें बहुत सारे कंटेंट को नहीं याद करना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप कंपेयर करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर में जितने रिएक्शन है उससे कम तो इसके फॉर्मूले एंड ग्राफ है। गिने चुने फॉर्मूले, गिने चुने ग्राफ्स हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो कंटेंट यहां पर कंपैरेटिवली कम है। हाँ भाई, जिनको न्यूमेरिकल्स अच्छे नहीं लगते उनको अजीब जरूर लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे बोल दिया कि इजी है, बट यही फैक्ट है। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। चलो तो काम की बात पर आते हैं। इसका जो वेटेज है वो है हमारा 23 और इसमें 3 चैप्टर्स हैं बच्चों। एक है हमारे पास सोल्यूशन, दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इस चैप्टर का अलग जलवा, 9 मार्क्स का चैप्टर, सबसे ज्यादा वेटेज। और तीसरा है बच्चे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स वो चैप्टर है जो स्टार्टिंग के 2 दिन कुछ समझ में नहीं आता। लिटरली स्टार्टिंग के 2 दिन ना कुछ समझ में ही नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन कहां से आ गई, ये फिजिक्स टाइप की कॉन्सेप्ट्स कहां से आ गए। और एक बार फ्लो में आने के बाद ये आपका फेवरेट चैप्टर बन जाता है क्योंकि इसके फॉर्मूले बड़े ही सिंपल तरीके से आते हैं। एकदम वैल्यू पुट करिए, हीरो बनिए, कॉन्सेप्ट होता है आपका दैट केमिकल काइनेटिक्स में। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। तीनों मिलाकर 23 मार्क्स, ठीक है। अब ये देख लेते हैं बच्चों कि इन तीनों चैप्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्योंकि यदि वो कवर नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। आ जाओ, क्या यहां पर गिवन है? सही स्लाइड खुल गई, मजेदार। चलो तो बेटा सबसे पहले हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स देख लो आप, क्या ये सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड हैं, और नहीं है तो कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेंशन वाली बिल्कुल भी बातें नहीं है बेटा। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बच्चे ये हमारा सॉल्यूशन। मतलब क्या सब्जेक्ट है यार। सिलेबस स्टार्ट कैसे हो रहा है? सॉल्यूशन से, नो प्रॉब्लम, ओनली सॉल्यूशन। चलो भाई यहां पर आ जाते हैं। तो बेटा ये सारे टॉपिक्स हमारे केमिकल काइनेटिक्स वाले, ये पीले कलर वाले जो हैं, है ना, येलो येलो ब्यूटीफुल फेलो, ये सारे के सारे मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले, और व्हाइट वाले जितने भी लिखे हुए हैं वो हमारे सॉल्यूशन के टॉपिक्स हैं। एक और उसमें ऐड कर देता हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब भैया 11th का टॉपिक है तो स्किप तो नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो सारे टॉपिक्स हो गए, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब आते हैं काम की बात पर। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, यहां से मेजरली बच्चों 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 2 नहीं और भी टाइप के आएंगे, बट मेजरली 2 टाइप के आएंगे, एक न्यूमेरिकल, दूसरा ग्राफ, और तीसरा कंसेप्ट। क्लियर हो गई बात? अब सुनो, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री मतलब ओनली न्यूमेरिकल्स। बेटा कुछ तो भी गड़बड़ है इसमें। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सिर्फ रिएक्शन नहीं होता, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सिर्फ रटना या एक्सेप्शन नहीं होता, ऑन द सेम वे फिजिकल केमिस्ट्री मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल भी नहीं होता। ध्यान से सुनो, इसमें और भी चीजें होती है भाई, वो करनी होती है अपने को। न्यूमेरिकल एक पार्ट है, ग्राफ्स हो गए, एक ये पोर्शन है रिलेशन वाला जिस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हो, और असर्शन रीजन में जाकर कई बच्चे पंचर हो जाते हैं हमारे। क्या होता है ये? ध्यान से सुनना। देखो, जब कभी भी आप कोई फॉर्मूला देखते हो, फॉर एग्जांपल हमने ये मोलर कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला जो है वो अभी मैंने पढ़ाया था तो वही लिखा हुआ है, तो वो हमने यहां पर ले लिया। अब इस वाले फॉर्मूले को ना आप क्या करते हो, आपने फॉर्मूला देखा, यूनिट लिखी, आप आगे बढ़ गए और आपने ये सोच लिया कि अब जब न्यूमेरिकल्स आएगा हम यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे और हीरो बन जाएंगे। पर हर फॉर्मूले को बेटा अब से आपको इस तरीके से पढ़ना है। सुनो, फॉर्मूला लिखा, उसमें जितनी भी क्वांटिटीज या प्रॉपर्टीज हैं प्लीज आप उनके बीच में रिलेशन जरूर बनाएं। या तो डायरेक्टली होगा, या तो इनवर्सली होगा, या तो इंडिपेंडेंट होगा। बात समझ में आ रही है? डायरेक्टली, इनवर्सली, या फिर आपका कैसा होगा? इंडिपेंडेंट। आप देख लो जितने भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे फॉर्मूला बेस्ड होंगे, वो हमारे रिलेशन बेस्ड होंगे। क्लियर हो गई बात? इसके बाद आपको एग्जांपल जरूर याद करके जाने, आपको बेसिक कंसेप्ट जरूर याद करके जाने,
आपको सल्यूट का जो टाइप है वो जरूर याद करके जाना है कि वो इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कई बार तो आप यही नहीं समझ पाते कि भाई जो क्वेश्चन हमारा आया है वो नॉर्मल सॉल्यूशन से कि अब नॉर्मल से। सिंपल सी कहानी है, ध्यान से सुनो। यदि आपका सल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन आपका अबनॉर्मल होगा, और अबनॉर्मल होगा कहीं पर भी आपको एसिड बेस सॉल्ट ऐसा सॉल्यूट यदि दिख रहा है अबनॉर्मल सॉल्यूशन। कहीं पर भी आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट यदि सॉल्यूट दिख रहा है, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोस हो गया, फ्रक्टोस हो गया, सुक्रोस हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब यदि आपको कहीं पर मिल रहा है तो आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्यूशन आपका कैसा होगा सर? सॉल्यूशन हमारा नॉर्मल होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये जो चीजें होती हैं ये आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अब बेटा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं, दो चीजें करवाते हैं, पहले ग्राफ और दूसरे फॉर्मूले, ठीक है। तो पहले ग्राफ पे टारगेट करते हैं, आ जाओ। शुरुआत कहां से करेंगे सर? शुरुआत करते हैं हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ बच्चे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। अभी सिर्फ हम ग्राफ एंड फॉर्मूले की बात करेंगे, है ना। चलो ये सब तो आपने देखा ही है, ये वन शॉट रिवीजन नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ चलो, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में अच्छा एक और चीज, ये कोई बीकर या कंटेनर नहीं बना हुआ है। ये जो डायग्राम आप बनाते हो बच्चे, इसमें दो ग्राफ्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है ना। एक ग्राफ हमारा ऐसा है और एक ग्राफ हमारा ऐसा है। ये वाला मान लेते हैं सॉल्वेंट का ग्राफ, ये वाला मान लेते हैं सॉल्यूट का ग्राफ। बेटा इसकी लाइन ऐसी होगी, इसकी लाइन ऐसी होगी वेपर प्रेशर के टर्म्स में। दोनों को यदि मैं ऐड करूंगा तो मुझे ऐसा ग्राफ मिलेगा। स्ट्रेट लाइन यदि है बच्चे, देन वी मस्ट कॉल इट आइडियल। स्ट्रेट लाइन है देन वी मस्ट कॉल इट आइडियल। बात समझ में आ रही है? पर यदि स्ट्रेट लाइन से आप इधर चला मैं उधर चला हो गए, वी मस्ट कॉल इट नॉन आइडियल या डेविएटेड। समझाता हूं, ध्यान से सुनो। या आप हो, आप अपने घर से निकले, आप सीधे स्कूल पहुंचे, यस आइडियल बच्चा। बात समझ में आई? पर यदि आप अपने घर से निकले और फिर आप थोड़ा टहलते हुए, भटकते हुए, डेविएट होते हुए स्कूल पहुंचे 10 मिनट लेट, तो फिर आप थोड़े से नॉन आइडियल हो जाओगे। खैर प्रैक्टिकल वाली बात है ये। चलो तो क्लियर है। तो जब भी हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे बच्चों, हमारा जो ग्राफ है वो डेविएट कर जाएगा। यदि हमारा ग्राफ अपर डायरेक्शन में डेविएट कर रहा है, वी मस्ट कॉल इट पॉजिटिव डेविएशन। यदि हमारा ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेविएट कर रहा है, वी मस्ट कॉल इट नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो गई बात? चलिए भाई आगे बढ़ने वाले हैं, अगले ग्राफ की तरफ चलेंगे। अगला ग्राफ होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट वाला। फॉर्मूला आप देख लो, वो आपको पहले से आता है। अगला ग्राफ है आपका बॉइलिंग पॉइंट वाला। कंडीशन अप्लाई, बॉइलिंग पॉइंट में आपका जो प्रेशर है वो फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। और सॉल्वेंट का ग्राफ पहले, सॉल्यूशन का बाद में, ठीक है। ये पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, आप बढ़िया से नोट कर लेना। अभी हाफ ईयरली में और प्री बोर्ड्स वगैरह में आपकी बहुत हेल्प करेगा बेटा। ये हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ है। तो ये 3-4 ग्राफ हमारे विथ फॉर्मूला कहां से आ गए? सॉल्यूशन से आ गए। हाँ सुनो, ये वाला जरूर करो भाई, ये वाला जरूर करो। सारे के सारे बच्चे यहां पर ध्यान से सुनो। यदि मेरा सल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ये मेरा नॉर्मल सॉल्यूशन है, इसमें I इजिकल टू हमेशा मेरा 1 होगा। अब नॉर्मल और वेंट ऑफ फैक्टर में दिक्कत है ना, सुनो ध्यान से, ठीक है। और यदि बच्चे मेरा सल्यूट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा है सर? इलेक्ट्रोलाइट है, उस कंडीशन में सॉल्यूशन हमारा जो है वो अब नॉर्मल होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारे पार्टिकल्स एसोसिएट हो जाएंगे या फिर डिसोसिएट हो जाएंगे। यहां पर आपका जो I है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। I ही होता है वेंट ऑफ फैक्टर। 3 फॉर्मूले होते हैं, अभी बता रहे हैं। और I की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा है, वी मस्ट कॉल इट डिसोसिएशन, और I की वैल्यू यदि 1 से कम है, वी मस्ट कॉल इट एसोसिएशन। बात समझ में आ रही है? आपने कहीं ना कहीं पर ना डाइमर फॉर्मेशन, ट्राइमर फॉर्मेशन पढ़ा होगा, वो इसी का पार्ट है। क्लियर हो गई बात? तो डिटेल में खैर हम टॉपिक वाइज में पढ़ेंगे, बट आप ध्यान से देख लो। ये मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं बच्चे I के। I बोले तो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। थोड़ा और आगे यदि हम बढ़ेंगे तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के हमारे पास फॉर्मूले हैं। इस N को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि यदि मैं CaCl2 लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Ca2 प्लस और 2Cl माइनस। तो बेटा एक आयन यहां मिला और बच्चे 2 आयन यहां मिले, दोनों का ऐड करोगे कितने आयन आ जाएंगे सर? 3 आयन आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो ये मेरा N की वैल्यू होगी, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देख लेते हैं। ये सब आपको मिल जाएगा और ये पूरी पीडीएफ आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी क्योंकि रिवीजन करने में, क्योंकि इसमें सारे ही टॉपिक्स कवर्ड है बेटा।
गॉट इट। चलो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। नस्ट इक्वेशन हमारे बच्चे को क्लियर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इस पेज को भाई जरूर याद रखो। सुनो सारे के सारे बच्चे, बेटा इस वाले को जरूर याद रखो। जब आप 11th क्लास में थे ना, आपने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई थी। थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ इक्वेशंस गिवन होती थी और उससे एक रिजल्टेंट इक्वेशन बनानी होती थी। कुछ इक्वेशंस गिवन होती थी, उनकी गिब्स एनर्जी गिवन होती थी और डिजायर्ड इक्वेशन की गिब्स एनर्जी निकालनी होती थी। बस वैसे ही यहां पर हम यूज करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल डिजायर्ड इक्वेशन का। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। राइट, थोड़ा पीछे चलते हैं, ये भी वही है। थोड़ा आगे चलते हैं, सारे फॉर्मूले आप देख लो, स्क्रीनशॉट आप ले लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये वाला एक ग्राफ है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। सुनो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा आपको स्ट्रेट मिलेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको जो है एक्सपोनेंशियल मिलेगा। इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि शार्प चेंजेस किस पे आएंगे जब आप डाइल्यूशन करते हो या कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करते हो। तो उसका आंसर क्या होगा बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और याद रहे ऊपर वाला जो है वो डिबाय हकल इक्वेशन आपकी जो है उस पर बेस्ड है। ऊपर वाला जो है वो डिबाय हकल इक्वेशन पर बेस्ड है, ऊपर वाला है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वीक का नहीं होता है बच्चे। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ये आप देख लो बेटा, ये पता नहीं कई बार पूछा गया है, देखो यहां पे लिखा भी हुआ है JEE मेन, और ये आपके ना एग्जाम में भी आ सकता है। फैराडेज लॉ में हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सुनो सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आपको होता है कंफ्यूजन, और होता है इसलिए क्योंकि ये सोल्यूशन में भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है। सुनो, एक तरफ हम लिखते हैं सोल्यूशन वाला और बेटा एक तरफ हम लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। सोल्यूशन वाला जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो ये होता है अल्फा I-1 N-1, यदि हम डिसोसिएशन की बात करें तो। और बेटा ये होता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 to 1 के बीच में आएगा। इसका भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 to 1 के बीच में आएगा। क्लियर हो गई बात, ये चीज कॉमन है, पर दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि सोल्यूशन वाला जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, राइट, उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा, वो वेंट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चे हमारा मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। तो कई बार आप हो जाते हो कंफ्यूजन, आप पूरा ऐसा मस्त मिक्स करके एक शानदार वाली खिचड़ी बनाते हो, ये नहीं करना है। दूसरा, आप बेटा ये ऊपर वाला फॉर्मूला सिर्फ याद करके चले जाते हो और कभी कभी आंसर ही नीचे वाले से आ जाता है। एक ही है बट आपको दोनों याद रखने हैं। बात समझ में आ गई? तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, दो तरीके से प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ये मेरे को आज नहीं पढ़ाना था बट फिर भी मैं बता देता हूं बेटा। एक विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम होगा। मीडियम का मतलब क्या एक्वस सॉल्यूशन में है या मोल्टन स्टेट में। जैसे ध्यान से देखो, मोल्टन NaCl में प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। क्यों होंगे, क्या होंगे, वो मैंने आपको बताया हुआ है अटैकिंग पावर ऑफ आयंस पे, अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा एक होता है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड, क्या आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो या उसी मेटल या एलिमेंट को यूज कर रहे हो जिसका इलेक्ट्रोलाइट है, उसके रिस्पेक्ट में भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो बदल जाता है। उसको आप जरूर पढ़कर जाइए, राइट। बैटरीज वाला पोर्शन अभी नहीं करना है, रस्टिंग ऑफ आयरन ये सब अभी नहीं करना है अपने को, अभी ग्राफ्स की तरफ चलना है। चलो मेन हमारे जो ग्राफ्स हैं वो केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, आ जाओ, ये सारे एग्जांपल्स देख लेना एक बार, बट एक स्पेसिफिक पार्ट को ही कवर कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हमेशा याद रखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हर एक ग्राफ आपको पता होना चाहिए। और ग्राफ के साथ साथ आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो आपकी नैया पार लगाएगा बेटा, स्लोप। स्लोप जरूर याद रखें, स्लोप जरूर याद रखें। मैथ्स वालों आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो व्हाट इज स्लोप। आप इस वाली इक्वेशन को फॉलो करो, y इज इक्वल टू व्हाट, mx प्लस c। आपको मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ मिलेंगे, इस वाली इक्वेशन पर बेस्ड होंगे। बाय वालों को भी स्लोप आता है, नहीं आता है बेटा तो 4-5 फॉर्मूले हैं, सबके स्लोप आप जरूर याद रखें। ये एग्जाम में आएंगे, स्पेशली 1 मार्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ ग्राफ्स यहां हो गए, एक और ग्राफ बता रहा हूं जो एग्जाम में आता है। इसका भी भाई एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। गला बैठ गया बाबा, कहां गया वो, ये तो हो गया, ये वाला बेटा। बच्चे ये हमारा ना आर्हेनियस इक्वेशन पे है। ठीक है, आर्हेनियस ही थे ना वो जिन्होंने बताया थे कि भैया टेम्परेचर यदि आप
10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी ट्वाइस से थ्राइस के बीच में रहेगी, यानी कि 2 टाइम्स और 3 टाइम्स के बीच में एग्जिस्ट करेगी कहीं पर, राइट। वो था हमारा आर्हेनियस इक्वेशन, जहां पर उन्होंने ऐसा एक फॉर्मूला दिया हुआ था, आपको यदि याद आ रहा हो। फिर इसी को हमने ln k वगैरह लेकर यहां पर ln a, ठीक है, माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी और ln e किया था, जो कि बाद में फिर 1 हो जाता था। ये वाला पार्ट है ना, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है 1 हो जाता था। तो आप सारी चीजें देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो बच्चे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ रुको, एक इंफॉर्मेशन आप सारे बच्चों के लिए, रुको बेटा। हाफ ईयरली के रिस्पेक्ट में एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो ये हमारा चैनल है क्लास 12 बाय अनअकैडमी, इसके लाइव सेक्शन पे आप जाइए प्लीज। लाइव सेक्शन में मैंने कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू हाफ ईयरली ये पूरी करवाई है, और बढ़िया से करवाइए, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाइए। साथ साथ में बेटा मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके टर्म 2 की जो प्रैक्टिस है वो, ठीक है। तो मंडे से आप सारे बच्चों को ज्वाइन होना है, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बहुत सही तरीके से हो जाएगी। और बस अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। ग्राफ होपफुली आपने सबने देख लिए होंगे। एक ये वाला ग्राफ है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। वहीं से कर लें क्या? हाँ वहीं से हो जाएगा। एक तरफ हमारे पास एनर्जी, नहीं रुको एक मिनट, सेपरेट ही कर लेते हैं। एक तरफ हमारे पास एनर्जी और एक तरफ है बेटा हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक तरफ एनर्जी और एक तरफ है हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ध्यान से सुनो, यदि मैं इस तरीके से एक ग्राफ बनाता हूं तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और बेटा ये वाला जो है ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। सो एक चीज तो क्लियर है कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम है, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो हमारी रिएक्टेंट से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा जो एनर्जी थी वो रिलीज हो गई। ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। अब ना इस वाले ग्राफ में आप थोड़े से परेशान हो जाते हो कि सर कौन से टर्म को क्या लिखना है। सुनो, 0 से लेकर जो ऊपर वाला टर्म होता है यहां तक, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि ईटी। ये वो एनर्जी होती है जहां पर अचीव करना होता है, जहां तक पहुंचना होता है हमारे रिएक्टेंट को, ठीक है, कि रिएक्शन को आगे बढ़ा सके। बिना इस एनर्जी तक पहुंचे रिएक्शन आगे बढ़ने वाली नहीं है। रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में होती है ईए। ये क्या होती है सर? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? और रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी एंथैल्पी चेंज। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो नेगेटिव में होगी। क्लियर हो गई बात? तो प्लीज आप इन सब में कंफ्यूज मत होइए। अब इस ग्राफ को देख लीजिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इसका जस्ट क्या हो जाएगा सर? ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलो भैया थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला आप देख लो और यहां से आपकी पूरी तैयारी हो जानी है। साथ साथ में आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट बेटा, 20 सितंबर यानी कि कल अनअकैडमी के 60% ऑफ एंड 3 महीने का जो फ्री एक्सटेंशन है उसका लास्ट दिन है। बिल्कुल इसको आपको मिस नहीं करना है। आपको बढ़िया से कोड यूज करना है AR10 और आप एकदम शानदार तरीके से जुड़िए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, और जैसे लास्ट ईयर बच्चों का बहुत सही रिजल्ट आया था ऐसा ही आप बढ़िया वाला रिजल्ट जो है वो अचीव करिए। क्लियर है कहानी? हाँ जी सर। चलो तो मैं होपफुली उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। एक बार आप वापस से देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स अपने को फोड़ने हैं और इन सबकी बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में बताना यदि कोई डाउट होगा तो। मिलते हैं अगली कक्षा में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन। बाय बेटा।